Class 9 will start with isotopes, and I've written the definition of isotopes are the atoms of the same elements having same atomic number but different mass numbers, right? So this is an important point, or you can say definition. It comes in fill the blanks also, direct definition also. Now what does this particular definition says about it? ठीक है, यानी वी हैव एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक। कोई एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लिया, ठीक है। क्लोरीन का ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, ठीक। अब ये हुआ क्लोरीन, क्या हुआ आपका, बेसिकली कोई एक एलिमेंट है, हम इसमें क्लोरीन लिख लेते हैं नाम, तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रही हूँ जिससे हम समझ पाएंगे। अब ये जो Cl आपको दिख रहा है, ये पूरा मैंने जो यहाँ एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखा है, एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखा हुआ है, ये आपके क्लोरीन के आइसोटोप में, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किस गिनती में गिने जाएंगे, क्या माना जाएगा, देखो डेफिनेशन बता रही है कि आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जहाँ एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्लोरीन है, इसके देखो यहाँ पे 17 है, दीज आर एटॉमिक नंबर्स, 35 37 दीज आर मास नंबर्स, सो मास नंबर्स आर डिफरेंट, राइट। सो वी कैन सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन बहुत प्रोमिनेंट है, इस साल आया भी है, ठीक। तो आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके किस में कितने आइसोटोप्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि लिखने का तरीका, ठीक। कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कहीं पे इस चीज़ को ऐसे भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि मैम ने ऐसा लिखा है और बुक में ऐसा है। आपको दोनों साइड कैटेगरी पता होनी चाहिए। बस ये याद रखिएगा कि जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ये आपके एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाले नंबर्स आपके मास नंबर्स हैं। मास नंबर्स बड़े होते हैं एटॉमिक नंबर से, यहाँ देखो दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो हमेशा आपको मास नंबर बड़ा ही दिखेगा। अब देखो मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम चल रहा है और मास नंबर डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हाइड्रोजन के केस में इनके आपको डायग्राम्स भी बनाने आने चाहिए। आपको मालूम है जैसे सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस है, चारों तरफ ये ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात एटॉमिक नंबर से इंडिकेट करेंगे, तो ये आपने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप बनाएंगे इस वाले का आइसोटोप, ये आपके पास है, इस वाले का आइसोटोप ये वाला आपके पास है ना। तो सबके स्ट्रक्चर सेम मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप इनका वो देखेंगे, प्रोटॉन्स निकालेंगे तो सबके में फ़र्क निकलेंगे, नाम भी इनका फ़र्क है। जैसे प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ठीक है। तो ये आप आराम से इसके आइसोटोप्स के मेहरबानी से जिसके भी बना रहे हैं स्ट्रक्चर ज़रूर बना के चलिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कि भाई क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो ये 1H1 है ना, यहाँ पे 1H2 है, ये 1H3 है आपकी। तो आपको ये पता होना चाहिए ना आप कैसे, इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1 था तो प्रोटॉन कितना आ रहा है इसका 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है 1, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 1 - 1 इज़ 0, इसको भी देख लीजिए। प्रोटॉन कितना है 1, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। न्यूट्रॉन क्या आ रहा है 2 - 1 इज़ 1, यहाँ पे क्या है प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, न्यूट्रॉन क्या है 3 - 1 इज़ 2। प्लीज़ सी दीज थिंग्स ऑल्सो। ये जब आप बनाते हो तो स्ट्रक्चर भी देखो, जो भी आपके बुक्स में अवेलेबल हैं डायग्राम्स उनको भी देख के चलो, और साथ में आपके कोर्स में हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो उनके आइसोटोप्स को ज़रूर देखिए। क्लोरीन है, आइसोटोप्स को ड्रॉ करिए, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखिए, ये आपको बनाना आता है। आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। आपको मालूम है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग बट यू शुड नो इट, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम अक्रॉस विथ अदर थिंग्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहेंगे मैम ने ईजी सा लिखा दिया, कार्बन का भी देख लेते हैं। कार्बन आइसोटोप्स को ले लो, वो भी थोड़ा अच्छा सा रहेगा आपके लिए, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कार्बन में ये है आपकी एक कार्बन की पॉसिबिलिटी, एक ये कार्बन है आपके कोर्स में, ठीक है। तो ये दोनों भी आइसोटोप्स हैं, देखिए एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। अब आप इसको भी थोड़ा सा कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन क्या होगा 12 - 6 इज हाउ मच 6। इधर क्या है प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, न्यूट्रॉन आपका 13 - 6 इज 7। तो यू नो स्ट्रक्चर एक का बना देते, दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर बनेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा,
फिर भी नहीं आ रहा है तो चलिए हम बता देते हैं आपको। 6 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 2 और नेक्स्ट में आपके बनेंगे 4। ठीक है, ये दोनों ही आइसोटोप्स के लिए यही स्ट्रक्चर बनेगा, तो प्लीज़ मेक द स्ट्रक्चर इन दिस मैनर, राइट। सो दिस इज़ द आइसोटोप्स। नाउ विल फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है आइसोटोप की क्योंकि वहाँ से आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। Now one point come about the properties that isotopes have same chemical properties but different physical properties. अब ऐसा क्या रीज़न है कि इनकी chemical properties सेम रही और physical properties different रही। Now let's focus on the chemical properties कि chemical properties इनकी सेम रही तो क्यों रही, ऐसा क्या रीज़न था, है ना। ये हमारी सेम निकल रही है आइसोटोप्स में, तो क्यों सेम रही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपने, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चलिए कार्बन के ही लेके चलते हैं। ठीक है, कार्बन में क्या चीज़ सेम नज़र आई आपको? पहली चीज़, इन दोनों आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या है? सेम। ठीक है, सेम है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या लग रहा है? मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी निकाली थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पीछे समझाया था। तो इन दोनों के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, अब तो आपको क्लियर होगा ना। दोनों के केस में प्रोटॉन कितने थे? 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, सॉरी इसको 13 लिखिए, और न्यूट्रॉन फ़र्क थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम है आपका और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या है आपका? सेम है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है तो तुम्हें एक चीज़ और पता चलेगी कि अभी हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटॉमिक नंबर कितना है? ध्यान से देख लीजिए 6, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों का देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो कितना है आपका? 2,4। ये भी आपका सेम है, कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, बेसिकली देखो केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है हमेशा। किसी भी अगर तुम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट देखोगे और तुम कह रहे हो कि अगर उनकी किसी एटम की और उनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी जज करना मांगोगे तो तुम्हें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों की वजह से निकलता है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो अब आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉन नहीं पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एंड बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो सेम and number of electrons are also same. That's why the chemical properties are similar for the element, right? For all the isotopes. Now let's come to the physical properties. हमने देखा physical properties is different. क्यों डिफरेंट हुई भैया? क्या रीज़न हो गया जो फिज़िकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट चली गई? कुछ तो फ़र्क होगा। अब फिर से हम वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमें आपको एग्जाम्पल बता देते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा कि डिफरेंट। अब यहाँ देखो, वहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख चुके, यानी इसे नहीं छेड़ना हमें। अब ध्यान दो, इसमें कुछ और चीज़ें थी। मास नंबर, दोनों का मास नंबर देखो, इसका 12 है और इस वाले का 13 है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, न्यूट्रॉन, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना तुम्हें, न्यूट्रॉन में कितना होगा? 12 - 6 इज हाउ मच? 6। इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा? 7। 13 - 6 इज 7। यानी ये तुम्हारे पास चीज़ें फ़र्क आ रही हैं। यानी तुम्हारे पास क्या क्या फ़र्क है? तुम्हारे पास मास नंबर फ़र्क है दोनों के। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? बिकॉज देयर मास नंबर इज़ डिफरेंट। जस्ट सी, आई हैव शोन यू the mass number is different and number of neutrons is also different, and because of it hence the different atomic masses. तो atomic masses भी इनका क्या हो जाता है? atomic number की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एक एटम के मास की बात कर रही हूँ जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंट। तो आई एम राइटिंग द पॉइंट्स। सो आई एम राइटिंग डिफरेंट मास नंबर्स इज दैट डिफरेंट, इसको डबल कोट्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक masses. That's why they have different physical properties, and you have to keep it in mind that number of electrons and protons of isotopes are same.
राइट। आई हैव शोन यू इन द पार्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। देखिए इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं आइसोटोप्स के, लेकिन मास नंबर्स या आप न्यूट्रॉन्स को कहते हैं वो डिफरेंट, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नोबल गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। कि नोबल गैसेस अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल या ऑर्बिट कहते हैं, वो कंप्लीट होता है इनका। दे डू नॉट गेन लूज इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना मांग रही हूँ। लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। हमने नियॉन लिया, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आता होगा 2,8। आपको मालूम है 2n² के हिसाब से हमने फिलिंग करी है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं हो तो फॉर्मूला रिपीट कर लीजिएगा, 1 से नंबरिंग स्टार्ट करिएगा। शेल की नंबरिंग 1 से होती है ना, 1 2 3, तो इससे आप ये फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। अगर 1n की जगह हम 1 रिपीट करेंगे तो ये आपका 2 आएगा पहले शेल में। अगर आप उसकी जगह 2 रखेंगे दूसरे शेल के में, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आएंगे। एटॉमिक नंबर भी 10 है इसका। तो देखिए पहले शेल में 2 आया, तो 10 - 2 कितना बचा, 8, ठीक है। ये एक नोबल गैस है। अब देखो नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया रखा है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका आउटर मोस्ट शेल यही है ना, यही इसी को तो कहेंगे आउटर मोस्ट शेल इसका। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है आपका, ये ऑर्बिट कह दो, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैंने ये भी बताया था आपको, वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट, कुछ भी कह दो। ये इसका कंप्लीट है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या लूज़ कर दे या एक्स्ट्रा ले ले, 9 भर, एक और भर के या 9 बना ले, या शेयरिंग में चला जाए, क्यों जाएगा। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटेड, सो इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वैलेंस शेल इसका कंप्लीट है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ना लूज़ कर रहा है, ना शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कैसा है, अनरिएक्टिव है। देखो रिएक्टिव कोई भी पर्टिकुलर एटम कब होता है, जब वो इन तीनों में से कोई भी काम करे, या तो गेन करे इलेक्ट्रॉन को, या लूज़ करे इलेक्ट्रॉन को, या शेयर करे। ये आगे पीछे लिख लीजिएगा, गेन इलेक्ट्रॉन या लूज़ इलेक्ट्रॉन, शेयर। ये क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स का कंप्लीट है, तो ये इन तीनों में से कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ना ये शेयरिंग पे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, ना ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ना ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए नियॉन को नोबल गैस में रखा गया, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस देखो बेटा होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में ये याद रखना है। इसको भी मैं बता दूं, पहले कंप्लीट कर दूं तब मैं एक्सेप्शनल वाली बात बताऊंगी। नियॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके भी एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। वैसे ऑक्टेट रूल होता है, मैं डिटेल में समझाऊंगी इसे, और चाहो तो यहीं समझ लो। ये इसका ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। अब इसी को हम ऑक्टेट रूल कह देते हैं। ऑक्टेट रूल कुछ नहीं होता, बस ये होता है एन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो वही चीज़ आपका क्या हो जाता है, ऑक्टेट रूल। और जिनके ये ऑक्टेट होंगे, ये याद रखना, ऑक्टेट रूल जो फॉलो करेगा, जो भी पर्टिकुलर एटम फॉलो अप करेगा, वो ये बात के चलना कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे। अब ये कई नाम है इसीलिए मैं एक ही लिख दे रही हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास होंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना ये गेन करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना लूज़ करेंगे। और इस तरह के एटम जो होते हैं अनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल भी अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हमने ऑक्टेट रूल, यानी ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। भाई जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हुए हैं तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करेंगे। जैसी ऑक्टेट रूल पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसका मतलब इनके पास 100% स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ फिक्स्ड, इट हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, यही चीज़ ऑक्टेट रूल है, ठीक है। ये लोग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ इनमें इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन जैसी चीज़ें कुछ नहीं होंगी, ठीक है, ये याद रखना। अब एक पॉइंट है, मैंने तुम्हें बताया था एक्सेप्शनल वाली बात आती है, डुप्लेट। देखो डुप्लेट रूल में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस आते हैं, और डुप्लेट में याद रखो हीलियम।
हीलियम बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब डुप्लेट डबल स्टोरी, डुप्लेक्स सुनते हो ना, डुप्लेक्स में क्या हो जाता है 2, तो डुप्लेट रूल्स में मीन्स 2। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आउटर मोस्ट शेल। अब तुम सोचोगे यार क्या कौन सा शेल हुआ, इसका पहला और आखिरी शेल एक ही होता है, के शेल। जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप हीलियम बनाएंगे तो आप इसका जो बनाएंगे अपना स्ट्रक्चर, आप ये बनाएंगे ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो ये इसका पहला शेल को हम लिखते थे ना के शेल, ये फर्स्ट शेल। तो हम लिखते वक्त तो हम इसको इसका आउटर मोस्ट शेल तो यही हुआ ना, हम तो जानते हैं के शेल पहला होता है, लेकिन हीलियम के केस में क्या पहला और आखिरी दोनों शेल एक ही हैं। तो ये इसका बेसिकली आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम पहला भी नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या फॉलो अप करता है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुमने पढ़ा है ना, 2n² में पहले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी डुप्लेट रूल होने के बाद हीलियम में भी, यानी ये कौन सा आपका बेसिकली, इसका भी आपको ध्यान देना है कि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन ना शेयर करेगा, ना गेन करेगा, ना लूज करेगा, ये भी केमिकली इनएक्टिव होगा या इनर्ट होगा, ठीक है। और ये भी आपका, अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो ये भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। यानी जो चारों पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं वो हीलियम पे भी लागू होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल, ऑर्बिट इज कंप्लीट, डू नॉट गेन, शेयर और लूज इलेक्ट्रॉन्स, एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। तो चाहे ऑक्टेट रूल में अप्लाई कर दें किसी पर्टिकुलर एटम को, चाहे हम डुप्लेट रूल्स में अप्लाई कर दें, सब पे वो चारों लाइन जो लिखी हैं वो लागू होंगी। लेकिन यू शुड नो अबाउट द रूल थिंग्स, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। इट्स ओके, नाउ दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट। ठीक है, आर्गन को भी देख लेते हैं। पहले शेल में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, क्योंकि 18 तक तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे कोर्स में है, तो यू शुड नो। तो ये 2 8 8 हमारा केस है। ये भी देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीज़न फॉर केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एटम, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर एटम होता है वो केमिकली एक्टिव कब होता है, क्यों होता है। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है ना, एटम जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, उनके इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने पॉइंट लिखा, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, तो दोनों बातें। पहली चीज़ एटम का, अब जैसे हम कोई एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 1 है, 281 है। आपको लग रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्योंकि 3 है ना, इसीलिए यहाँ ऑक्टेट रूल लगाएंगे, डुप्लेट रूल नहीं। पहला होता जैसे H है, ठीक है, इसमें 1 है, तो यहाँ में डुप्लेट रूल लगाना होता, तो ये कुछ करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता। तो पॉइंट क्या है कि ये जितने, ये दोनों जो एटम आपके दिख रहे हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, केमिकल एक्टिविटी किसी की एटम की होती है, अब ये क्या करेंगे, या तो लूज़ कर देंगे या गेन कर देंगे। अब सोडियम का कैटेगरी है, तुम्हें मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है क्योंकि मेटल है, तो ये Na+ बनाता है, 2,8 हो जाएगा लूज़ करने के बाद। तो इसने अब क्या करा, जब केमिकल एक्टिविटी करेगा ये, तो जाहिर सी बात है जब कोई रिएक्शन करेगा तो उस समय अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हर एक एटम जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, वो कोशिश करता है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कर ले। कुछ भी कर सकता है वो, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे चला जाए, या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, या इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। अब जैसे यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, ठीक है, यहाँ पे अगर बाई चांस ये है, क्योंकि तुमने देखा है कि हाइड्रोजन पे प्लस माइनस दोनों वैलेंसी होती है 1, ठीक है, यानी ये जो हाइड्रोजन का जो तुम्हें एटम दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये दे दे तो इस जगह 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में H+ हो जाएगा। अगर ये एक ले ले तब ये 2 हो जाएगा, तो इस पर एक इसने इलेक्ट्रॉन मांगा है तो माइनस हो जाएगा इस पर। तो ये केस थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पेशल केस है। तो ये चीज़ें हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर एटम्स क्या अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना लें। अब मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे स्टेबल बनाए। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, जैसे ये कैटेगरी है आपकी, ठीक है, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो ये 2,8, यानी अब इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें कितना दिख रहा है, Na+ का 10 है, और ये किससे रिजेंबल कर रहा है, आर्गन से, सॉरी ये नियॉन से रिजेंबल कर रहा है,
क्योंकि नियॉन का भी 10 होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एटम्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होता, वो लूज़ करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो कोशिश करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी नोबल गैस से मैच करने लग जाए, और जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस होगा। ठीक है, अब सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन था? नियॉन। देखो 10 पहले आता है ना, 11 बाद में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसका नियरेस्ट नोबल गैस था। अब इस केस में देखो, इधर को तो छोड़ दो, इसने लूज़ करा रखा है, लेकिन यहाँ पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा है तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है? नियॉन से। नियॉन का कितना था एटॉमिक नंबर? 2 था, तो ये भी एक नोबल गैस है। तो ये कंडीशन होती है कि जो एटम्स होते हैं वो लोग लूज गेन शेयर करके इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना लें, और किसकी तरह उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करने लग जाए? नियरेस्ट नोबल गैस के। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए रखे हैं। ये एग्जाम्पल इस तरह से एक्सप्लेन आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में एक सिंपल सी लाइन दी रखी है, लेकिन आई हैव गिवन यू अ डिटेल ऑफ इट. प्लीज़ फोकस ऑन इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लर्न वट एवर आई हैव taught you. So we have completed till now about isotopes and the noble gases and reasoning for the chemical activities of the atoms. Now in my next videos we'll start with the chemical bonding portion for this chapter. So hopefully learn everything and focus for the next topic, right?